Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss Unit 10, which is Inclusive Education. And in this unit, we have discussed most probably 2017 to 2021 previous year's questions regarding inclusive education. So today I'm going to start from the previous year's questions, January 2017. So in which area do deaf children tend to show the relative inferiority as compared to the hearing children? आपको बताना है कौन सा एरिया जिसमें जो deaf children होते हैं, that means जो बोल नहीं पाते, to show the relative inferiority show करते किसके comparison में, hearing के comparison में, hearing children के comparison, sorry deaf children जो बच्चे सुन नहीं सकते, sorry डम एंड डेफ होते हैं ना, जो बच्चे सुन नहीं सकते, डेफ चिल्ड्रन जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनके कंपैरिजन में कौन से बच्चे ऐसे हैं जो रिलेटिवली इंफीरियरिटी मतलब वो इंफीरियर होते हैं उनके कंपैरिजन में जो बच्चे सुन सकते हैं, बहरे बच्चे उन कंपैरिजन में किस में इंफीरियर होते हैं, किस चीज में प्रॉब्लम, किस चीज में आती है उनको, इमोशनल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, फिर एकेडमिक प्रोग्रेस में डेवलपमेंट आती है। इट्स वेरी सिंपल, जो बच्चा बोल नहीं सकता, ही कैन नॉट एबल टू हेयर, so how can he speaks? Never, right? तो जो बच्चा बोल नहीं सकता वो बच्चा जो बच्चा सुन नहीं सकता वो बच्चा बोल भी नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है जो बच्चे सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, द नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ बात करने में प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहली प्रॉब्लम के साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट की आती है, क्योंकि जिन बच्चों के साथ ये वाली प्रॉब्लम होती है वो बच्चे सुन नहीं पाते तो वो बोल भी नहीं पाते। अक्सर ऐसे बच्चों के जब ऑपरेशन करा दिया जाता है, उनका इसका कान का ऑपरेशन होता है, जब उन लोग का ऑपरेशन करा दिया जाता है क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड होती हैं सारी चीजें, तो इसमें कुछ होती है इसमें सर्जरीज। तो सर्जरी के बाद क्या होता है, बच्चे की स्पीच थेरेपी करानी पड़ती है। स्पीच थेरेपी के बाद बच्चा इस लायक होता है कि वो बोलना शुरू करता है। तो जब बच्चा सुन नहीं पाता ना, तो सबसे पहली प्रॉब्लम लैंग्वेज में आती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। So the second question is, which of the following is not an element of inclusive education? आपको बताना है कि इसमें से एलिमेंट कौन सा नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन का, जबकि हम जानते हैं जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन होता है उसकी तो टर्म है वो यही है कि आपको सब बच्चों को साथ पढ़ाना है, नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें क्या चीज आएगी हमारी, रिगार्ड फॉर द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी तो होनी चाहिए हमारे क्लास में, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, दैट्स रियली ग्रेट, आपको किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना है, कोलैबोरेशन, ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। स्पेशल क्लास प्लेसमेंट, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई हियरिंग इंपेयरमेंट है, लैंग्वेज इंपेयरमेंट है, फिजिकली कुछ भी इंपेयरमेंट है, कुछ भी थोड़ी बहुत डिसेबिलिटीज हैं, वो बच्चे सब साथ पढ़ेंगे, उनके लिए आपको स्पेशली अरेंजमेंट नहीं करना है। तो इसमें क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा था तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, विच इज स्पेशल क्लास प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके डिजीजेज वाले क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2017 और 2018 में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या चीज होती है वो आपको बताना है। पहले आपको पता होना चाहिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती क्या चीज है। इज अ पोटेंशियली डिसेबलिंग डिजीज ऑफ द ब्रेन, ये डिसेबल्ड डिजीज होती है ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड की। अब स्पाइनल कॉर्ड पे बात आ गई, ब्रेन पे बात आ गई, दैट मीन्स कि उस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी जो ब्रेन से रिलेटेड हो, मतलब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, ऑल ओवर बॉडी में भी प्रॉब्लम होगी। अगर प्रॉब्लम स्पाइनल कॉर्ड में है तो इसका क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चे को डिजीजेज होती है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, दैट मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम उसके साथ होती है। जो इम्यून सिस्टम होता है ये अटैक करता है प्रोटेक्टिव शीथ, जिसको हम माइलिन बोलते हैं, जो कि कवर करता है पूरे नर्व फाइबर को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ योर बॉडी की, मैसेज जो होता है वो ब्रेन से ब्रेन तक नहीं जा पाता। तो इन बच्चों के साथ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, डीजनरेशन हो जाता है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज। लेकिन ये इन्फेक्शियस नहीं होती, ऐसे नहीं कि इससे एक से दूसरे को इन्फेक्शन लग जाता है, बट ये जब आपके ब्रेन में डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है तब ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम होती है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, देखिए हम जानते हैं हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जब उनमें से कोई एक कम हो जाए, या सॉरी कम, हाँ केवल कम की प्रॉब्लम वो अलग होती है, पर जैसे 22nd पेयर जो होता है क्रोमोसोम्स का वो आपसे रिलेटेड नहीं करता। डिफेक्ट किस में आता है, 22nd वाले पेयर जो होता है हमारे क्रोमोसोम का, उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। So the answer is second one, resulting from a defect in the 22nd pairs of chromosomes that are not related to the gender. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये पूरे ईयर्स गिवन है, तो अगर आपको पता होगा कि कौन से ईयर में क्या चीज हुई है तो आपके लिए आंसर देना आसान हो जाएगा।
1987, तो हमें एक चीज तो बहुत अच्छे से पता होती है, जो हमारा रिहेबिलिटेशन एक्ट है ये कब हुआ था? 1992 में। मैं तो हमेशा याद रखती थी। और डिसेबिलिटीज एक्ट जो था हमारा पर्सन का, वो 1995 में हुआ था। तो ये अगर हम सॉरी देख लेते हैं, हाँ 1995 में हमारा पर्सन डिसेबिलिटीज एक्ट हुआ था। ये बहुत आसान हो जाता है याद करना। 1992 में आपका रिहेबिलिटेशन एक्ट हुआ था। एंड 1999 में हमारा नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर पर्सन जिनके साथ ये वाली प्रॉब्लम है उनके साथ हुआ था 1999 में। एंड द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती है, अगर आप उन्हें याद कर लें तो उसको आंसर देना बहुत आसान हो जाता है। अब हमें बताना है ये क्वेश्चन किसके लिए आया है? लीगली ब्लाइंड के लिए आया है। इससे पहले मैंने 2018 में क्वेश्चन में कराया था, उसमें आया था उसके से रिलेटेड, हियरिंग से रिलेटेड था, डेसिबल्स का था वो क्वेश्चन। तो यहाँ पे जिनके साथ विजुअल एक्टिविटी आपको बता दें कि कितनी नॉर्मल रेंज होगी तो कितने के साथ प्रॉब्लम आती है, जिसको हम लीगली ब्लाइंड आपको बताना है इसके अंदर। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विजुअल एक्विटी, दिस इज अ नंबर दैट इंडिकेट द शार्पनेस और द क्लैरिटी विजन, कि कितनी है आपकी एक्विटी। एक्विटी का मतलब अगर आपकी 20 में 200 होनी चाहिए, 200 एवरेज होती है, मतलब सही होती है 200। कोई भी आदमी किसी को भी 200 फीट से क्लियरली देख लेता है, लेकिन अगर वो नहीं देख पा रहा है, मीन्स अगर उसका व्हेन द लीगली ब्लाइंड पर्सन कैन सी इट, ये सिर्फ लीगली ब्लाइंड पर्सन जो होता है सिर्फ 20 फीट तक का देख सकता है, जबकि जो एवरेज पर्सन होता है वो 200 फीट तक का देख लेता है। सो एज फॉर द विजुअल फील्ड द एवरेज पर्सन कैन सी 140 डिग्रीज विदाउट टर्निंग हिज हेड। अगर विजुअली हम देखा जाए तो जो एवरेज पर्सन होता है वो बहुत आसानी से देख लेता है 140 डिग्री बिना हेड को टर्न किए। ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन सफर्स फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग। जैसे या तो किसी किसी को कंप्लीटली ब्लाइंड होता है, मीन 6/60 कह दें, बिल्कुल 20/20 कह दें, जिनको प्रॉब्लम होती है, दिखाई नहीं देता, टोटल एब्सेंस। लो विजन, जिन लोगों को लो विजन होता है उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम, जिनके साथ डेफ ब्लाइंडनेस होती है, दैट मीन्स कि उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सब चीजें हम, आप चाहें तो इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज भी गिवन है। तो अकॉर्डिंग तो अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा 20/20 लीगली ब्लाइंड के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेशो कितनी होनी चाहिए? 20 होती है 200। जनरली 140 तक लोग अच्छे से देख सकते हैं, बट 20 बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी डिजीजेस से रिलेटेड, एपिलेप्सी क्या चीज होती है? मस्कुलर डिसऑर्डर होता है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है, न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट होता है, फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। तो एपिलेप्सी क्या होता है? डिसऑर्डर किसका होता है? ब्रेन का। पीपल आर डायग्नोज्ड विद एपिलेप्सी व्हेन दे हैव हैड टू, और उनको सीजर्स आता है, उनको ब्रेन में ना दौरे पड़ते हैं लोगों को। इसमें अलग अलग तरीके के होते हैं। अ पर्सन विद एपिलेप्सी कैन हैव मोर देन वन, मतलब एक तरह के उसे सीजर जरूर आते हैं, या फिर कुछ लोगों को अलग अलग तरीके के दौरे पड़ते हैं। तो ये एक तरह से क्या है? न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होता है, ब्रेन से रिलेटेड होती है। कई बार बच्चों को बचपन में चोट लग जाती है सर में, ये उससे भी हो जाती है प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ, अब आपको बताना चाहिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर से हमें कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आ रही थी, चीजें जो है वो मसल से रिलेटेड है। ठीक है, डिस्ट्रॉफी मीन्स डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी मीन्स कहीं ना कहीं इम्पेयरमेंट है, कहीं ना कहीं डिसऑर्डर है। सो द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होगी ग्रुप ऑफ डिजीजेज हो गई, जिसमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रोग्रेसिव वीकनेस होती है आपकी मसल्स मास। मसल्स के ऊपर जो आपका मास होगा ना वो कम होना शुरू हो जाता है, वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, लॉस होना शुरू हो जाता है। सो इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एबनॉर्मल जीन्स जो म्यूटेशंस होता है वो इंटरफेयर करता है आपका किस चीज में? प्रोटीन के प्रोडक्शन में, जो जरूरी होता है हेल्दी मसल को बनाने के लिए। ये प्रॉब्लम में जब होता है तो उसमें क्या होता है? आपके जो एबनॉर्मल जीन्स होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में प्रोटीन नहीं बन पाता, आपकी हेल्दी मसल्स बनने के लिए जिस प्रोटीन की जरूरत होती है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम होती है। ये अलग एक चीज गिवन है, आप पढ़ना चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें मसल्स का डिजनरेशन होता है, मसल्स का वीकनेस होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। सो द न्यूरोमस्कुलर डिजीज एंड इन्वॉल्व्स वीकनिंग ऑफ द मसल्स। Maybe it's a last question of our class. Which of the following statements is not true in the context of the gifted children? आपको बताना है जो स्टेटमेंट गलत है किसके कॉन्टेक्स्ट में? गिफ्टेड चिल्ड्रन के कॉन्टेक्स्ट। हम जो हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो क्रिएटिव भी होते हैं, हाईली एनालिटिक होते हैं, अच्छी उनकी इनसाइट्स होती हैं, उनके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्किल्स भी होती हैं। बट इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी गिवन है, क्रिएटिव रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का तो एक प्रोसेस है,
अब क्या जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होंगे बहुत क्रिएटिव तरीके से करेंगे? ऐसा नहीं है। सो क्योंकि क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछा था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, विच इज क्रिएटिव रिप्रोडक्शन इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन। So thank you for your attention friends. Stay blessed and enjoy learning. ये था मेरा आज का लेसन, एंड प्लीज लेसन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करा करिए, शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नेट की उनके लिए भी हेल्प हो. So thank you. Stay blessed and enjoy learning. See you soon with the next video.